नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, हम हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे। आज उसी से संबंधित हमारी यह दूसरी वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी वीडियो में डाल चुकी वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। KVS, NVS, TGT, PGT, LT, प्रवक्ता। ठीक है दोस्तों, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। आप जरूर देखें और बने रहिए मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद का आधार क्या है। पहला प्रश्न है कि प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद से संबंधित हम प्रश्नोत्तर देख रहे थे। प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे प्रेमचंद जी। 1936 में लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। तो प्रगतिवाद का आधार क्या है यह पूछा गया है। रहस्यवाद है, प्रकृतिवाद है, हलावाद है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो क्या है दोस्तों, प्रगतिवाद का आधार है ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद एक राजनीतिक और सामाजिक शब्द है दोस्तों। क्या है, एक राजनीतिक और सामाजिक शब्द है। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ और यह समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। ठीक है दोस्तों, समाज के दो भाग कर देता है, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। प्रगतिवाद शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने और उसे संगठित कर शोषक मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का क्या करता है, समर्थन करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रगतिवाद शोषित और शोषक वर्गों को क्या करता है, शोषण, जिस वर्ग का शोषण होता है उसे क्या करता है, अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों को जागृत करता है और उसको उनकी व्याख्या समझाता है। ऐसे इस प्रकार की रचनाएं इस वाद में हुई है, इसलिए प्रगतिवाद इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जमुन जल तुम। क्या है दोस्तों, जमुन जल तुम है मेरी तुम, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं। तो किसकी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सेन सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। किसकी है दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल की है जमुन जल तुम। जमुन जल तुम और है मेरी तुम, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी की याद में लिखी हैं ये रचनाएं। और दोस्तों, इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण है मैं बता चुकी हूँ कि छायावादोत्तर युग का सुमित्रानंदन पंत इनको कहा जाता है, कि इनका कवि इन्हें कहा जाता है। और इनका एक उपनाम और था दोस्तों, बालेंदु। क्या था, बालेंदु इनका उपनाम था। उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे। बालेंदु उपनाम से अग्रवाल जी को ही जाना जाता है, केदारनाथ अग्रवाल जी को। और इनकी रचनाएं बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, है ना। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जितने भी महिलाएं जुड़ी हैं, हमारे साथी जुड़ी हैं, महिला साथी जितने भी जुड़े हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें और महिला सशक्तिकरण को जानें, यही मैं कहना चाहूँगी। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है। तो प्रगतिशील लेखक संघ जो है यह किस स्तर की संस्था है, कल हम इस पे काफ़ी बातें कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषी प्रांत। तो कौन से स्तर की है दोस्तों ये प्रगतिशील लेखक संघ जो है, ये किस स्तर की संस्था है, यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, है ना। हमने देखा था कि पेरिस फ्रांस में किसके प्रयासों से हुआ था, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, है ना। और इंग्लैंड में हुआ था। तो ये क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, संस्था है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, दिनकर की काव्य कृति है, इनमें से कौन सी दिनकर की काव्य कृति है। कुरुक्षेत्र, लोकायतन, उन्मुक्त, आर्यावर्त। तो कौन सी है दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र है यह दिनकर जी की
काव्य कृति है रामधारी सिंह दिनकर की, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि भी इनको कहा जाता है। हमने इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ दोस्तों, आप जरूर देखें। और दिनकर जी को सामयिक सूर्य अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, और इनकी उर्वशी रचना के लिए इन्हें 1972 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। और इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। रेणुका, हुंकार, रसवती, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, किसकी, दिनकर जी की। और एक रचना दी है लोकायतन, इसके रचयिता हैं पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी। आर्यावर्त, आर्यावर्त के रचयिता कौन है, मोहनलाल महतो वियोगी जी हैं इसके। और उन्मुक्त के रचयिता हैं दोस्तों सियाराम शरण गुप्त, ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है हमारा, मैं उस जनपद का कवि हूँ। क्या है दोस्तों रचना का नाम, मैं उस जनपद का कवि हूँ। यह रचना किसकी है, यह काव्य किसका है। ऑप्शन है रांगे राघव, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन है दोस्तों, मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी है, त्रिलोचन की। किसकी है दोस्तों यह रचना, त्रिलोचन जी की है। और इनकी और रचनाएं हैं जैसे धरती, ताप के ताए हुए दिन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आते हैं। नागार्जुन की रचनाएं कल हम देख चुके हैं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, है ना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और केदारनाथ अग्रवाल की अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं, अपूर्वा, युग की गंगा, नीत के बादल, आँख का आईना है मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, जमुन जल तुम, है ना। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य की धारा का आधार है। तो पहला ही प्रश्न हमने देखा था इससे संबंधित, उम्मीद करते हैं आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद की धारा का आधार है दोस्तों, किसकी है, ऑप्शन बी है, प्रगतिवाद की धारा का आधार है प्रगतिवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, नागार्जुन की रचना नहीं है। कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है, यह देखना है। पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चांद। तो कौन सी रचना नहीं है नागार्जुन की, यह बताना है हमें। तो जो कला और बूढ़ा चांद है, यह आप जानते हैं कि यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। बाकी पाषाणी, रविंद्र के प्रति और चंदना जो है ये नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य विचार है। क्या है दोस्तों, जो प्रगतिवाद है उसके अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। रूपवाद, यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। कौन सा अमान्य है दोस्तों, जो रूपवाद है यह प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्यवाद है। आगे बढ़ते हैं, बाकी यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद ये प्रगतिवाद के अंतर्गत हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो। क्या है दोस्तों, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो किसकी पंक्ति है दोस्तों ये, शिवमंगल सिंह सुमन की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या महादेवी वर्मा की। तो यह पंक्ति है हमारे रामधारी सिंह दिनकर की, यह प्रसिद्ध पंक्ति है और आपने स्कूल के दिनों में भी पढ़ा होगा। और महादेवी वर्मा की एक पंक्ति आती है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, इस तरह की। और मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी पंक्तियां हैं, एक है यशोधरा की, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझे अपनी पथवाधा ही पाते, ऐसे उनकी रचना है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं। तो कबीर जी ने दी थी ना हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती किसने दी थी, भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास ने। तो आधुनिक काल में ऐसे ही व्यक्तित्व किसका था, यह पूछा गया है। निराला जी का, नागार्जुन का, दिनकर का या हरिऔध का। किसका था दोस्तों, तो यह था ऑप्शन बी, नागार्जुन जी का। और आधुनिक काल का कबीर भी इनको कहा जाता है,
नागार्जुन जी को। इनका वास्तविक नाम था दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र और शुरुआती रचनाएं इन्होंने यात्री उपनाम से की। किस उपनाम से दोस्तों? यात्री उपनाम से। और मैथिली की रचनाएं इन्होंने यात्री उपनाम से की थी। और नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है। और ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि भी रहे हैं और इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को और उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से क्या किया है? प्रस्तुत किया है दोस्तों। और नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग के संघर्ष कवि भी कहे जाते हैं, माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है, 11 है हमारा। प्रश्न संख्या 11, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अभी अभी हमने देखा था अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। दिनकर जी, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरजा कुमार, माथुर। किसे कहा जाता है? समय सूर्य और अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को ही कहा जाता है। और किस धारा के कवि दिनकर जी माने जाते हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हें समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में दिनकर जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार में हुआ था दोस्तों। सिमरिया जिला है एक, मुंगेर बिहार में, वहाँ इनका जन्म हुआ था दिनकर जी का। और बहुत महत्वपूर्ण कवि ये माने जाते हैं दिनकर जी। आगे बढ़ते हैं। फिर से दिनकर जी से संबंधित प्रश्न है। दिनकर की कृति को आधुनिक युग की गीता, किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? दिनकर जी की ऐसी कृति जिसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। किसे कहा जाता है दोस्तों? आपको पता होगा, नाम से ही दिख रहा है, कुरुक्षेत्र को। किसे दोस्तों? कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। और उर्वशी रचना तो आप जानते ही हैं, दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना गीति नाट्य से कहा जाता है। रेणुका, हुंकार, नीलकुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सभी रचनाएं दिनकर जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, युग धारा। क्या लिखा है दोस्तों? युग धारा किसकी रचना है? पंत, महादेवी, नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल। तो किसकी है दोस्तों युग धारा? यह रचना है ऑप्शन सी, नागार्जुन जी की रचना है। जबकि युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की अभी हमने देखी थी। युगांत युगवाणी पंत जी की है। तो युग युग नाम से कौन सी रचनाएं हैं? कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ। और नागार्जुन की एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों भस्मांकुर। क्या है? भस्मांकुर 1971 ईस्वी की रचना, खंड काव्य। और वह उन्होंने बरवे छंद में लिखा है भस्मांकुर। किस छंद में लिखा है? नागार्जुन ने बरवे छंद में लिखा है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। तो यह पंक्ति किसकी है? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। पंक्ति देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा या शिवमंगल सिंह सुमन। तो किसकी है यह पंक्ति? यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल जी की। किसकी है दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। आज नदी बिल्कुल उदास थी आदि इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 तक हो गया। प्रश्न संख्या है 15, हरिजन गाथा। क्या है रचना का नाम? हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो किसकी है दोस्तों? धूमिल की, नागार्जुन की, लीलाधर जगुड़ी की या आलोक धनवा की। किसकी है दोस्तों? हरिजन गाथा है नागार्जुन जी की प्रसिद्ध रचना हरिजन गाथा, नागार्जुन जी। और ईश्वर की अध्यक्षता लीलाधर जगुड़ी की है। ईश्वर की अध्यक्षता नाम से इनकी एक रचना मिलती है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की, एनसीईआरटी बुक में भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण, दुनिया रोज बनती है। और मोची राम है धूमिल की, मोची राम बहुत महत्वपूर्ण रचना, मोची राम धूमिल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयास से हुई? तो
बता चुकी हूँ मैं कुछ देर पहले, फिर भी देखते हैं। प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद एंड सज्जाद जहीर, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में, कहाँ दोस्तों? लंदन में। किसके प्रयास से हुई थी? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, ये दो भारतीय थे। इनके प्रयास से लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। और प्रेमचंद्र, भारत में लखनऊ में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ की, उसके क्या थे? अध्यक्ष रहे थे प्रेमचंद जी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, क्या पूछा है? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना कौन सी नहीं है? होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ज़्यादातर है के दिख रहे हैं, तो ऐसी मिस्टेक हो ही जाती है टाइपिंग में दोस्तों, उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ मैं। यहाँ पे नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, नीत के बादल, आग का झरना। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? जो युगधारा है, अभी अभी हम देख चुके हैं कि युगधारा नागार्जुन जी की रचना है। बाकी युग की गंगा, नीत के बादल, आग का झरना, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और युग आग का आईना है, वैसे युग की झरना ये भी मुझे थोड़ा वो लग रहा है, क्योंकि आग का आईना जो है ये केदारनाथ जी का है। युग का झरना ऐसी कोई रचना मैंने देखी नहीं है, फिर भी आप लोगों को कुछ पता हो तो इस बारे में बताना। युग आग का आईना है इनकी रचना, तो शायद क्वेश्चन नोट करने में मुझसे कोई गलती होगी, उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, शोषक वर्ग के प्रति घृणा भाव किस युग की कविता की मुख्य विशेषता है? तो ये तो आपके लिए आसान होगा। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिकवाद। तो किस युग की विशेषता है दोस्तों? प्रगतिवाद की प्रसिद्ध विशेषता है शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव और शोषित के प्रति क्या सहानुभूति, ऐसा इनकी प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों मैं इतने ही प्रश्न बना पाई हूँ। उम्मीद करते हैं आप प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी और अंत तक आप हमारे क्लास के साथ बने हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।